क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। देखिए, एक सिटी में सर्वे हुआ जिसमें एक कोई सर्टेन ग्रुप था यंग पीपल का, वो किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, इस बात पर सर्वे हुआ। ठीक है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। यहाँ पर देखो, ये जो पाई चार्ट दे रखा है, इसमें इस पाई चार्ट में दर्शाया गया, इस पाई चार्ट में शो हुआ है कि किस किस तरह के म्यूजिक पसंद करते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% लोग पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक 10%, ऐसी फोक म्यूजिक 30% और लाइट म्यूजिक 40% लोग पसंद करते हैं। ठीक है, इस सर्वे से ये निकल कर आया। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब इस पाई चार्ट से हमें आंसर देने हैं। ये जो 3 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके सभी का आंसर देते हैं। चलिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। देखो, अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, तब फिर हमें ये पता करना है हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, मतलब टोटल यंग पीपल थे कितने, कितने लोगों पर सर्वे हुआ था, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, पहले एक्स मान लेते हैं, लेट द यंग पीपल, या फिर आप ये लिख दो, लेट द टोटल, कितने लोग थे, लेट द टोटल पीपल सर्वेड। हालांकि ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यंग पीपल ही थे, तो लेट द यंग पीपल, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कितने थे, लेट द टोटल पीपल सर्वेड इक्वल टू एक्स, एक्स थे। ठीक है, अब यहां पर गिवन क्या है हमारे पास, 20 पीपल थे जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। यहां पर परसेंटेज देख लीजिए, इसमें पाई चार्ट में क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10%। ठीक है, तो 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, और ये जो 10% लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके नंबर्स कितने हैं, तो वो है 20। ठीक है, तो 20 पीपल जो 10% के बराबर है, और 10% किसका, टोटल का, टोटल कितना है, एक्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10% ऑफ एक्स। ठीक है, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। कितने लोग पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, 10%। तो 10% कितने का, टोटल का, टोटल कितने थे, एक्स, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल टू कितने लोग थे, ये 20 लोग थे ऐसे। ठीक है, जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 10%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, 10/100, जब भी परसेंट आए तब उसका मतलब होता है अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, यहां से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ये एक्स के नीचे अपॉन में 10 है, इक्वल टू है इधर 20। अब एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आप जो अपॉन में 10 है, इसको आप दूसरी तरफ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह से, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब जो टोटल पीपल जो सर्वे किए गए थे, यानी टोटल यंग पीपल कितने थे, 200 लोग थे, 200 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ था। क्वेश्चन में पूछा ना हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो यहां पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 200 पीपल या 200 यंग पीपल वर सर्वेड। क्लियर है, ये पार्ट फर्स्ट हो गया हमारा, ये बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट में इधर ही कर देता हूं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसी पेज पे कर देते हैं। यहां पर विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक, कौन से टाइप का म्यूजिक इज लाइक, कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद किया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा। तो यहां पर देखें, देखो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा है ना, कितना, लाइट म्यूजिक, जो कि कितना है, 40%, सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो 40% ही है। ठीक है, और ये कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक, तो इसका आंसर भी हो गया सिर्फ लाइट म्यूजिक। क्लियर है, इतना ही लिखना है, इसके ज्यादा आपको कुछ और नहीं लिखना। चलिए पार्ट थर्ड देखते हैं, पार्ट थर्ड देख लेते हैं। यहां पर था पार्ट थर्ड में, इफ अ कैसेट कंपनी, अब देखिए कोई कैसेट कंपनी है, कैसेट कंपनी, अभी तो सीडीज चल गई हैं, सीडी के बाद भी अभी पेन ड्राइव वगैरह आ गई हैं, तो कैसेट कंपनी पहले हुआ करती थी, मतलब कैसेट कंपनी कैसेट बनाती थी मैग्नेटिक टेप का यूज करके, उसमें म्यूजिक सेव होता था। ठीक है,
अगर कोई एक कैसेट कंपनी है, उसको 1000 सीडीज बनानी है, ठीक है, कोई कैसेट कंपनी पहले थी, अब उसको सीडी बनानी है, कितनी टोटल सीडी है देखिए 1000। हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, अब कितनी टाइप की उसको हर एक जो ये कैटेगरी है, कितनी कितनी सीरीज हर एक की बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, टोटल सीडी कितनी है 1000। अगर सेमी क्लासिकल की बात करूं तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक कितना 20%, तो सेमी क्लासिकल जो म्यूजिक कितनी सीडी बनानी पड़ेंगी, तो 20% ऑफ टोटल, और टोटल कितना है 1000। ऐसे ही जितनी चारों कैटेगरी की नंबर ऑफ सीडीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो पहले तो टोटल सीडीज लिख देता हूं। टोटल सीडीज कितनी है भाई, टोटल सीडी है हमारी 1000, ठीक है 1000। तो यहां पर लिख देते हैं सीडी रिक्वायर्ड फॉर पहला सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, ठीक है, लिख देते हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया कि करना क्या है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से जो चारों टाइप की जो कैटेगरी है, चारों टाइप की कैटेगरी की कितनी कितनी सीडी बनेंगी, वो आप खुद से ट्राई कीजिए, आंसर आप पीछे मैच कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाइए, टाइम आप अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप वो यहाँ पे देखते रहिए। तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी चाहिए, सेमी क्लासिकल सीडी रिक्वायर्ड फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक कितना है भाई, सेमी क्लासिकल के लिए 20%। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, 20% ऑफ टोटल कितनी है 1000, तो इंटू कर देंगे 1000, या ऑफ लिख दिया हमने पहले 1000। कैसे सॉल्व करेंगे, 20% है, परसेंट का मतलब अपॉन 100, और इंटू ऑफ का मतलब इंटू 1000, ठीक है। चलो 2 जीरो से 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे 20 और ये 10, तो 20 इंटू 10, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 20, तो 20 इंटू 10 क्या आ गया 200, कितना आ गया 200 सीडी बनानी पड़ेंगी भाई। 200 सीडी बनेंगी किसकी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की, सेमी क्लासिकल की म्यूजिक की 200 सीडी बनेंगी। ऐसे ही क्लासिकल की निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब देखिए जैसे हमने सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए निकाला, वैसे ही क्लासिकल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट थर्ड के ही हैं सभी, ठीक है, सभी म्यूजिक के आपको जो निकालने हैं ना, कितने कितने सीरीज बनानी है, पार्ट थर्ड में ही है सभी। तो क्लासिकल हाँ, क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी सीडी की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। सीडीज रिक्वायर्ड फॉर, इस तरह से आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा था ना सीडीज रिक्वायर्ड फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ऐसी इसके लिए लिखेंगे क्लासिकल म्यूजिक के लिए। सीडीज रिक्वायर्ड फॉर क्लासिकल म्यूजिक कितनी है भाई, 10% है। देखो कितना है, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोग पसंद करते हैं, तो 10% ऑफ टोटल सीडी है कितनी, टोटल सीडी है देखिए 1000, तो लिख देते हैं ऑफ के बाद 1000, बस सॉल्व कर देते हैं। 10% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इंटू, और कर देते हैं 1000 से। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 10, कितनी 100 सीडी, ठीक है। तो 100 सीडी बनानी पड़ेंगी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। ऐसे ही जरा देख लेते हैं फोक म्यूजिक के लिए, ठीक है, लिख लेते हैं सीडी रिक्वायर्ड, सीडीज कर देते हैं प्लूरल में ना, सीडीज रिक्वायर्ड फॉर फोक म्यूजिक कितना है, देखिए फोक म्यूजिक 30% लोग पसंद करते हैं ना, तो इधर कर देता हूं इक्वल टू 30% ऑफ टोटल कितनी है 1000, तो 30% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा 30/100, ये परसेंट है ध्यान रखना, 30/100 इंटू 1000, 1 0 2 0, 1 0 2 0, क्या बचा यहाँ पर बचा 30 इंटू ये बचा 10, कितना आ गया 300 सीडी। 300 सीडी बनेंगी किसके लिए, फोक म्यूजिक के लिए। क्लासिकल के लिए 100 सीडी,
और सेमी क्लासिकल के लिए 200। अब बचा लाइट म्यूजिक। चलिए उसके लिए भी निकाल लेते हैं कितनी सीडी बनेगी लाइट म्यूजिक के लिए। लिख लेते हैं सीडी रिक्वायर्ड फॉर लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक के लिए देखिए 40% लोग पसंद करते हैं लाइट म्यूजिक, तो कितना आएगा 40% ऑफ 1000, क्योंकि टोटल सीडी थी हमारी 1000। क्या करेंगे 40/100 इंटू, परसेंट की जगह अपॉन में 100 लिखा, ऑफ की जगह इंटू लिखा और यहाँ पर 1000 लिख दिया। 1 2 2 0 2 0 कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर 40 बचा, यहाँ 40 और यहाँ 10, 40 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें कितने 400 सीडी। तो 400 सीडी चाहिए लाइट म्यूजिक के लिए। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे पार्ट आपको समझ में आ गए। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। यहाँ पर देखो 360 लोगों का एक ग्रुप था, उसको वोट देने के लिए बोला कि भाई आप लोग वोट दीजिए अपने अपने फेवरेट सीजन के लिए फ्रॉम द 3 सीजन। ये जो 3 सीजन कौन कौन से थे, रेनी, विंटर एंड समर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टेबल के फॉर्म में दे रखा है ना, तो देखिए समर सीजन के लिए जो नंबर ऑफ वोट्स आए 90 वोट्स, रेनी सीजन के लिए 120 वोट, विंटर सीजन के लिए 150 वोट। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 पार्ट के आंसर्स देने हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखिए पहला पार्ट है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो देखो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, 150 किसके हैं, विंटर के, 120 रेनी के, 90 वोट है समर के। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है 150, जो कि विंटर का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा सीजन, तो इसका आंसर आ गया पहला विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड में फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। समझने तो आपको सभी क्वेश्चन ठीक सही हैं, तो ये आप समझ लो कि किस तरह से सेंट्रल एंगल निकाला जाता है। तो देखो सेंट्रल एंगल आप जब भी निकालो ना, किसके लिए पूछा है, ईच सेक्टर, हर एक के लिए निकालना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल, ठीक, चलो बताता हूं। तो देखिए सेंट्रल एंगल जब भी आप निकाले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका पर्टिकुलर, जिस चीज का, जैसे यहाँ पर सीजन्स हैं, तो जैसे समर सीजन का अगर निकालूंगा, यानी जिस भी पर्टिकुलर सीजन का आपको निकालना, तो उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री, क्योंकि सर्किल के अंदर जो टोटल एंगल बनता है या पाई चार्ट के अंदर जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हम एक एक करके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पहले रेनी सीजन के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो पहले हमें रेनी सीजन के लिए जो वोट मिले, कितने मिले 90 वोट। ठीक है, अपॉन अपॉन टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ कर लिख देते हैं कितना आएगा। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है 360, ठीक है, तो आप यहाँ अपॉन में लिख सकते हो टोटल हमारा 360 है। ठीक है, टोटल 360 है, आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल इक्वल टू 360। तो अपॉन करेंगे, ये किसका हमने लिया, पहले रेनी सीजन का लिया, सॉरी मैंने 90 लिख दिया समर के लिए, और रेनी यहाँ लिख दिया, मैं काट देता हूँ एक बार, पहले लिख देता हूँ, चलो सेंट्रल CA लिख देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रल एंगल फॉर, पहले समर के लिए लिखता हूँ, समर का ही लिखा हो ऊपर की तरफ। तो कितना दे रखा है 90 वोट मिले हैं, तो 90 वोट अपॉन टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री नहीं 360 है, और इनटू टोटल एंगल कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप सेंट्रल एंगल निकालेंगे ना, तो इनटू करेंगे आप टोटल एंगल से और अपॉन करेंगे जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना उसका अपॉन में टोटल। 90 लोग थे, 90 वोट थे, अपन टोटल वोट कितने 360, और इनटू 360 डिग्री होता है एक पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, टोटल एंगल। अब 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 90। तो 90 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल आ गया, किसके लिए, समर के लिए। ऐसे निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल फॉर दूसरा सीजन कौन सा है, रेनी सीजन। चलिए रेनी सीजन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेनी सीजन के लिए वही करेंगे, रेनी सीजन में कितनी नंबर ऑफ वोट्स मिले 120,
तो जितने वोट मिले हैं वो लिखा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट कितने होते हैं 360 है यहाँ पर, और इनटू हम लिख देंगे टोटल एक सेंट्रल एंगल में जो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपको 360 डिग्री बात समझ में नहीं आ रही अभी आपको समझा दूंगा, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है, एक पाई चार्ट के अंदर जो टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब ऐसे ही सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं फॉर रेनी सीजन के बाद बचा विंटर सीजन, लिख लेते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में कितने वोट मिले 150, तो 150 अपॉन टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट हैं 360, मतलब 360 लोगों ने वोट दिए तो 360 अपॉन वगैरह इनटू टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। यहां से ये कैंसिल आउट, क्या बचा 150 डिग्री। 150 डिग्री हमारा क्या आ गया, एक सेंट्रल आ गया, सेंट्रल एंगल आ गया विंटर सीजन के लिए। तो देखो सभी के लिए, विंटर सीजन के लिए आ गया, रेनी सीजन के लिए आ गया, और समर सीजन के लिए, तीनों के लिए हमारे पास आ गया। अब हमें बनाना है पार्ट थर्ड में ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। पाई चार्ट के लिए हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं और इन एंगल को वहां पर मेंशन कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए करते हैं पहले। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक सर्कल। ठीक है, अब देखो पहला जो था समर सीजन था, तो समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल का कितना था 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो, अच्छा हाँ, सर्कल आप कितनी भी रेडियस का बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटर से एक रेडियस खींच दो, पहले खींच के रेडियस। अब यहाँ से 90 डिग्री का आप एंगल बना दो, कहीं भी बना दो आप 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हम एंगल यहाँ बना लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री। और ये कितना था, इस समर के लिए था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समर के लिए। ठीक है, चाहे तो आप अंदर लिख दो या बाहर भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा रेनी सीजन के लिए। रेनी सीजन के लिए कितना एंगल था, रेनी सीजन के लिए एंगल हमने निकाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 360 थे, 360 कट गया था, 120 डिग्री था। ठीक है, 120 डिग्री। चलो तो 120 डिग्री बना देते हैं। तो देखो कोई सी भी कोई एक बेस मान लेते हैं, चलो मैं इसको बेस मान लेता हूँ, यहाँ से इसको बेस मानते हुए जीरो से जीरो मिलाते हुए 120 डिग्री खींच दूंगा। ठीक है, इधर जीरो है, अगर ये लाइन मैंने कंसीडर करी तो इधर जीरो, नीचे वाले स्केल में तो यहाँ से 120 किधर होगा, यहाँ से 120 हमारा होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको बनाना, ये हमारा 120 है, मिला देते हैं। अब सर्कल के बाहर तो खींचनी नहीं है, चलो यहाँ तक हमने खींच दी, ये आ गया हमारा कितना 120 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल किसके लिए था, 120 डिग्री था किसके लिए, रेनी सीजन के लिए। तो आप यहाँ पर रेनी सीजन मेंशन कर सकते हैं, ये रेनी सीजन के लिए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस सीजन के नाम में बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर एंगल लिख के बता दिए, इसके बाहर जो है सर्कल के बाहर आप जो सीजन के नाम लिख दें। थर्ड सीजन था विंटर सीजन, कितना था 150 डिग्री। अब ये जो बचे ऑटोमेटिकली 150 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 150 डिग्री ही आएगा। और क्या नाम था इस सीजन का, विंटर सीजन। ठीक है, इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना होता है। क्या करना है, पहले सर्कल बना लो, जितने जितने डिग्री के एंगल दे रखे हैं वो एंगल इसके अंदर बना लो, बन गया पाई चार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है डायरेक्ट उससे आपको पाई चार्ट बनाने के लिए ही बोल दिया गया। द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा उनकी क्या कलर की प्रेफरेंस है वो यहाँ पर इस टेबल में दे रखी है। जैसे ब्लू कलर के लिए, ग्रीन के लिए, सबके लिए कलर के लिए अलग अलग कितने लोग पसंद करते हैं कौन कौन सा कलर, इसको आप ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखे, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पाई चार्ट बना पाएंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो जो अलग कलर है इनका सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर, पहला कलर कौन सा, ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो सेंट्रल एंगल मैंने आपको पहले भी बताया कैसे निकालते हैं, जिस ऑब्जेक्ट या जिस कलर की या जिस के बारे में बात हो वो कितने हैं अपॉन टोटल। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर कितना है, 18 लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो 18 अपॉन टोटल लोग कितने थे
36, तो 18/36 और इनटू सेंट्रल एंगल, टोटल एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है 360 डिग्री, लिख दिया इनटू 360 डिग्री। क्लियर है? 36 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 36 1 जा 36 और एक 0 तो 10, तो 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 कितना आ गया भाई 180 डिग्री। किसके लिए आ गया? सेंट्रल एंगल आ गया पहले ब्लू कलर के लिए। अब निकाल लेते हैं ग्रीन के लिए। ठीक है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर कौन सा कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर के लिए निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, ग्रीन कलर को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 9, तो 9 और अपॉन टोटल कितने हैं 36 इंटू टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में 360 डिग्री। बस कैंसिल आउट कर देते हैं, 36 1 जा 36 और एक 0, 9 इंटू 10 क्या होगा 9 इंटू 10 कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ग्रीन के लिए आ गया, ब्लू के लिए पहले निकाल लिया। अब चलो रेड के लिए निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो रेड कितने लोगों को पसंद है 6 लोगों को, 6 अपॉन टोटल लोग कितने हैं 36 इनटू करना है हमें टोटल एंगल सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री। बस कैंसिल आउट कर देते हैं, 36 से पूरा 36 1 जा और एक 0 तो 0 लगा दिया, कितना आ गया 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री। तो ये 3 कलर के तो हमारे एंगल आ गए, सेंट्रल एंगल आ गया, पहला 180 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री। अब लास्ट कलर और बचा है येलो कलर, तो लिख लेते हैं इसके लिए सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर येलो कलर, फॉर येलो कलर। तो येलो कलर के लिए, येलो कलर कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 36 और इनटू में मैंने आपको बताया क्या करते हैं एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, तो इनटू 360 डिग्री। ठीक है, 36 1 जा 36 एक 0 तो 0, तो क्या 3 इंटू 10 कितना आ गया 30 डिग्री। ये आ गया सेंट्रल एंगल फॉर येलो कलर। ठीक है, चारों कलर के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया। अब फटाफट से हम बना देंगे क्या पाई चार्ट। पाई चार्ट आपसे पूछा है, अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं किसी भी रेडियस का। ठीक है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आप अपने अकॉर्डिंग बना लो। चलो मैं बनाई तो सर्कल पहले। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया, ये था हमारा सेंटर। अब देख लेते हैं पहला एंगल हमारा कितना था 180 डिग्री था। तो आपको देखो पता है कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो पहले 180 तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा। आप सेंटर से कोई सा भी एक डायमीटर खींच दीजिए, किधर भी डायमीटर खींच दीजिए। तो मैंने मान लो ये एक डायमीटर खींच दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ये कितना आ गया 180 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ग्रीन कलर के लिए कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम एक काम करें, ऊपर तो हमारा 180 डिग्री हो गया, तो ऊपर तो बनेगा नहीं, इसको हम बना देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो 90 डिग्री हम बना देते हैं यहाँ से इसको मैच कर लेते हैं 0 से और ये लाइन को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा बनेगा यहाँ पर। बस आपको क्या करना है यहाँ से लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये हमारा बन जाता है 90 डिग्री। ये बन गया हमारे 90 डिग्री। ठीक है, चलो उसके बाद चलो नाम इनके लिख देंगे क्या क्या था, आप साथ साथ भी लिख सकते हो। 60 डिग्री था सेंट्रल एंगल रेड कलर के लिए। चलो 60 डिग्री बना देते हैं। इस लाइन को बेस मान लेते हैं, कोई भी लाइन आप बेस मान लीजिए। चलो मैं इसको बेस मानता हूँ, तो यहाँ से कितना 60 डिग्री आपको बनाना है। तो 60 डिग्री अगर मैं ये नीचे वाला 0 की तरह यहाँ पर है, तो 60 डिग्री कहाँ होगा यहाँ पर। तो बस यहाँ से आप मिला दीजिए, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया हमारा कितना 60 डिग्री। इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना होता है। बाकी जो 30 ये अपने आप ऑटोमेटिकली 30 ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं है। इन टोटल जो सेंट्रल एंगल होता है ना, इन सब एंगल का सम कितना होता है, इन पूरे एंगल का या कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। इसलिए मैं आपको बार बार इंटू 360 करवा रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चारों एंगल यानी चारों कलर के लिए सेंट्रल एंगल जो थे वो आपने बना लिए। अब आप इनके नाम और लिख दीजिए।
जैसे ये 180 डिग्री किसके लिए था, ब्लू कलर के लिए था। चाहो आप ये जो लाइन है सर्कल का जो पेरीमीटर है ऊपर वाला, ये जो लाइन इसकी है, इसके बाहर लिख दो या आप अंदर भी लिख सकते हो। जैसे ये किसके लिए है, ब्लू कलर के लिए है। तो ये 90 डिग्री किसके लिए था, ग्रीन के लिए था। तो मैं यहाँ अंदर इसमें ग्रीन कर देता हूँ। आप कलर भी कर सकते थे, ठीक है, कलर करके इनको पेंट कर सकते थे, मतलब कलर इसमें ये कलरिंग कर सकते थे, ग्रीन ब्लू जो भी है। नेक्स्ट है रेड कलर। रेड कलर के लिए था 60, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड कलर। उसके बाद था 30 किसके लिए था, येलो के लिए था, ठीक है। येलो कलर को कम पसंद करते हैं लोग अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो इस तरह से आपको सेंट्रल एंगल बनाना है। क्वेश्चन हमारा खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल एंड साइंस। यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो यहाँ पर एक पाई चार्ट के द्वारा शो हो रहे हैं। ये पाई चार्ट बना रखा है उस स्टूडेंट्स के लिए, उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने स्कोर करे वो पाई चार्ट्स के थ्रू शो हो रहा है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, देखो टोटल मार्क्स जो थे वो 540 थे। अब हमें ये 3 पार्ट दे रखे, इनके सबके आंसर हमें देने हैं, ठीक है। चलिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर करे, और यहाँ पर देखो आपके लिए एक हिंट भी दे रखी है। जैसे 540 मार्क्स होते हैं कितने, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री के बराबर, टोटल 360 डिग्री होता है इसका एंगल, और 360 डिग्री टोटल एंगल है, और टोटल मार्क्स कितने हैं 540 मार्क्स। तब आप पता कर लीजिए 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आई। चलो बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 105 मार्क्स। मैं इसको 2 तरीके से आपको करा सकते हैं, ठीक, मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ, आपको आप बताना कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आगे बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। 105 मार्क्स आते हैं कितने, 360 सॉरी 101, ये पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट में। हम एक काम करते हैं 540, हमें पता है 540 मार्क्स जो आते हैं कितने के बराबर हैं, ये 360 डिग्री के बराबर है। टोटल सेंट्रल एंगल हमारा कितना, तो 360 डिग्री, और टोटल मार्क्स है 540। तो यहाँ से अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 1 मार्क के लिए पता कर सकते हैं कितना हो सकता है। 1 मार्क का डिग्री कितना होगा भाई, देखो 540 मार्क्स टोटल इक्वल टू 360 डिग्री, 1 मार्क इक्वल टू कितना आएगा 360 अपॉन 540, यही तो होगा, ठीक है भाई। टोटल मार्क्स 540, टोटल डिग्री 360, तो 1 मार्क के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब 1 मार्क आ गया हमारा 360 अपॉन 540, तो आप पता कर सकते हैं कि 105 मार्क्स इक्वल टू कितना डिग्री होगा। तो 105 मार्क्स इक्वल टू कितना होगा, जब 1 के लिए पता है इतना, तो 105 के लिए 105 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 अपॉन 540 इंटू 105, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, दोनों ही 18 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों ही 18 की टेबल में आ रहे हैं। चाहो तो आप 18 से डायरेक्ट कट कर दो, या आप 2 से 3 से इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 18 3 जा 54 होता है, 18 2 जा 36 होता है। अब 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा 1 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, क्या आता है यहाँ पर 2 इंटू 35, और 2 इंटू 35 का मतलब क्या हुआ 70 डिग्री। अब आप देखो लो यहाँ पे कहीं पे 70 डिग्री है, हाँ यहाँ पर है 70 डिग्री, किसके लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। तो 105 मार्क्स किस में आए, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स किस में स्कोर करे, स्कोर्ड इन हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई, कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में, क्लियर है। तो हिंदी सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से अगर आपको डिग्री दे रखी हो, उसका सेंट्रल एंगल पता हो, और टोटल एंगल तो आपको पता है 360 डिग्री होता है, उस तरह से आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमने 105 कैसे निकाला, 105 के लिए कैसे निकाला, टोटल थे 540 मार्क्स, उसको हमने करा 360 डिग्री के बराबर, 1 मार्क्स कितना होगा 360 अपॉन 540, तो 105 यानी 105 के लिए कितना होगा, जो आया ये, इसको हमने 105 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 70 डिग्री, यहाँ से आपका एंगल आ गया। और 100 से ये 70 डिग्री किसके लिए आ रहा है, हिंदी के लिए, तो आपने हिंदी इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन
मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में। दोनों में जो फर्क है वो मैथमेटिक्स में तो ज्यादा मार्क्स हैं, तो मैथमेटिक्स के कितने ज्यादा मार्क्स हैं हिंदी के मुकाबले। ठीक है, तो यह हमें पता करना, एक काम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का एंगल कितना है 90 डिग्री और हिंदी का कितना एंगल है 70 डिग्री, दोनों में एंगल का कितना फर्क है जरा ये देख सकते हैं। तो पहले आप ये डिफरेंस निकाल लो, आप फिर मार्क्स का भी निकाल सकते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। तो डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल, ठीक है, मैं सी ए का मतलब यहाँ सेंट्रल एंगल बिटवीन मैथ्स एंड हिंदी कितना रहेगा भाई। देखो मैथ्स में है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस हिंदी का कितना है 70 डिग्री, तो फर्क है कितना, तो ये फर्क है देखो यहाँ पर 20 डिग्री का। कितना फर्क है यहाँ पर 20 डिग्री का फर्क है। मार्क्स कितने होंगे ये आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे आपने पहले वाले पार्ट में यूनिटरी मेथड अप्लाई किया था। आपको मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 540 और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं ना 360 डिग्री को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 540 मार्क्स। ये अगर आपको यूनिटरी मेथड समझ में आ गया ना, तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 360 डिग्री इक्वल टू 540 मार्क्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 1 डिग्री इक्वल टू 540 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम दोबारा मतलब दूसरी साइड डिवाइड में पहुंचाते हैं। मैं फिर बताता हूँ, 360 डिग्री था 540 मार्क्स के बराबर, एक डिग्री का फाइंड आउट करना था, डिग्री कितना है यहाँ पर 360, तो 360 को पहुंचाएंगे इधर नीचे डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, कितना 3/2 मार्क्स, 3/2 मार्क्स है एक डिग्री के बराबर। यहाँ डिफरेंस कितना है 20 डिग्री का, तो देयरफॉर 20 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, एक डिग्री में 3/2 मार्क्स का फर्क आ रहा है, तो 20 डिग्री में कितना आ जाएगा 20 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट, 2 10 जा 20, तो कितना आ गया 10 इंटू 3, 30 मार्क्स का फर्क पड़ गया भाई, 30 मार्क्स का फर्क पड़ गया। एक तरीका था ये, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से मैथमेटिक्स के मार्क्स फाइंड आउट कर लो, पहले यहां से हिंदी के फाइंड आउट कर लो मार्क्स, दोनों का डिफरेंस कर दो, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग मेथड था इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे देखो इन सब क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, पहले हम सिंगल वीडियो में सब एक सिंगल क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये चैप्टर हम पूरा इनफैक्ट क्लास 8 का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने क्या करा, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया अलग अलग वीडियो में। ठीक है, यहाँ हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखना अगर आपको इसमें डाउट लगे या ये मेथड से ज्यादा अगर आपको और दूसरा मेथड देखना है, तो मैंने इस मेथड को जो मैं अभी आपको बताया शॉर्ट में, मैंने उस वीडियो में सिंगल वीडियो में जो बताया था मैंने इसी तरह से करा था। क्या करा, हमने जो हिंदी के मार्क्स पता कर लिए, मैथमेटिक्स के मार्क्स पता कर लिए, डिफरेंस पता कर लिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट जो मैंने बताया दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस है 20 डिग्री और 360 डिग्री 540 मार्क्स के बराबर, तो एक डिग्री के बराबर 3/2 मार्क्स, तो 20 डिग्री का कितना होगा 20 इंटू 3/2, यहाँ से 30 मार्क्स का फर्क आ गया। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए लास्ट पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। यहाँ पर देखो दो ग्रुप बन गए, साइंस और मैथ का ग्रुप बन गया, यहाँ सॉरी सोशल साइंस एंड मैथ का ग्रुप बना, यहाँ पर साइंस एंड हिंदी। देख लेते हैं जरा इन दोनों का सेंट्रल एंगल, क्या इन दोनों के सेंट्रल एंगल से ग्रेटर है। यहाँ पर देखो सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का, इन दोनों का सम करके आता 90 + 65 हम जोड़ेंगे तो आई थिंक 155 आएगा। ठीक है, ऐसे ही साइंस और हिंदी का जोड़ लेंगे, साइंस और हिंदी का जोड़ लेते हैं। चलो पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं दोनों का। किस किस का पूछा था, सम ऑफ मार्क्स इन, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर सोशल साइंस एंड मैथ्स, सोशल साइंस एंड मैथ्स इक्वल टू कितना आएगा भाई, दोनों का जोड़ देते हैं 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, कितना आ जाएगा, दोनों का सेंट्रल एंगल जोड़ने के बाद 65 में से अगर 10 इधर देते हैं तो 100 हो जाता, 5 फिर भी एक्स्ट्रा रहा इसके पास, तो 155 डिग्री। अच्छा ये सेंट्रल एंगल निकाला है मैंने, ध्यान रखना, सेंट्रल एंगल फॉर CA यानी सेंट्रल एंगल फॉर
आप कंप्लीट करना। मैं तो यहाँ पे जगह की वजह से मैंने सी ए लिखा, आप इसको पूरा लिखना। सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स कितना है 155 डिग्री। ऐसे ही निकाल लेते हैं जरा सेंट्रल एंगल फॉर दूसरे सब्जेक्ट क्या थे हमारे, साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ लिख देते हैं साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी का कितना आएगा भाई, जोड़ देते हैं। क्या क्या था, साइंस का था हमारा 80 डिग्री और हिंदी का था 70 डिग्री। तो 80 प्लस 70 कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 150। तो किसका ज्यादा आया, ज्यादा आया ये वाला, यानी कि सोशल साइंस एंड मैथ्स का। आपसे यही पूछा था क्या सम ऑफ मार्क्स सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के ज्यादा हैं साइंस और हिंदी से, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। आंसर क्या आएगा, डबल एस नहीं सिंगल एस, यस। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा यस। यस आप पूरा लिख देना, यस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं। मैंने सिंपल यस लिखा, आप इसे पूरा करके लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक इस एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए एक हॉस्टल में जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, कौन कौन सी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसके बारे में दे रखा है। डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। अब हमें ये जो टेबल में जो डेटा दे रखा है इसको हमें पाई चार्ट के फॉर्म में आपको बना के दिखाना, पाई चार्ट के फॉर्म में इसको डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले आपको सभी लैंग्वेज के सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। सेंट्रल एंगल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में सी ए। सी ए फॉर हिंदी। हिंदी का सेंट्रल एंगल क्या होगा, देखिए हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हिंदी बोलने वाले 40, तो 40 अपॉन भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72 और इनटू मैंने आपको बताया कितना करना है 360 डिग्री। ठीक है, आप तरीका समझ लो फिर बाकी के आप जल्दी जल्दी कर लेना। क्या करना होता है, जिसका भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे 40 लोग हैं तो 40 अपॉन वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, इसकी हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं 40 हैं, तो 40 या 40 अपॉन टोटल लोग कितने हैं, टोटल है 72 इनटू करेंगे टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में 360 डिग्री। इस तरह से आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। किससे कैंसिल आउट करेंगे, दोनों को 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 0। ठीक है, अब 8 से आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, 8 5 जा 40, 5 को और 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 4 20, 200 डिग्री इसका आ जाएगा क्या सेंट्रल एंगल, 200 डिग्री। ऐसे ही जरा दूसरी जो भाषा है उसके लिए निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश लोग कितने बोलते हैं, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलते हैं, तो 12 अपॉन टोटल कितना है 72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा, वैसे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 6 72 होते हैं। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 72 होते हैं, 12 6 जा 72 और 6 से काट दो, 6 6 जा 36 0, 60 डिग्री आ गया ये सेंट्रल एंगल। ठीक है, जो आपको आसान लगे कैंसिल आउट करने में आप वो यूज कीजिए टेबल। ठीक है, एक आ गया 200 डिग्री, एक आ गया 60 डिग्री। और फिर लेते हैं मराठी। मराठी के लिए सी ए सेंट्रल एंगल फॉर मराठी। मराठी के लिए कितने लोग हैं 9 है, 9 स्टूडेंट है, तो 9 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72 डिग्री, 72 डिग्री नहीं 72 डिग्री 72 टोटल लोग हैं, टोटल स्टूडेंट है, तो 9 अपॉन 72 इंटू 360। ठीक है, 9 8 जा 72। ठीक है, और 8 से काट देते हैं, 8 4 जा 32 और बचेगा 4 4 0, 8 5 जा 40 हो गया ना, तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, 45 डिग्री ही बचा। ठीक है, उसके बाद तमिल के लिए निकाल लेते हैं, अलग अलग भाषा के लिए सभी के लिए निकालनी है। तो सी ए फॉर तमिल। तो तमिल कितने स्टूडेंट हैं भाई 7 हैं लोग, 7 स्टूडेंट हैं तमिल बोलने वाले, तो 7 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 से 9 से कर देते हैं, चलो 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36 0। ठीक है, तो 8 5 जा
40, ठीक है। 7 बचा और यहाँ 5, तो 7 इंटू 5 कितना होगा, 7 इंटू 5 होगा 35, ठीक है। उसके बाद बचा बंगाली, लास्ट वाला है, लास्ट लैंग्वेज है यहाँ पर बंगाली, तो सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, ठीक है। ये सी ए का मतलब यहाँ पर सब जहाँ 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 पर सी ए लिखा है तो सेंट्रल एंगल। तो कितने लोग हैं बंगाली स्टूडेंट हैं, 4, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए आप, ठीक है। 8 से कर दीजिए, मतलब 9 से कर देते, चलो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। मैं तो एक एवरेज मेथड बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में आता है। आप बड़ी वैल्यू से भी डायरेक्ट कर सकते हैं तो और थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप 72 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि एक आध दो बार आपने देखा होगा कि डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। चलो तो 8 कितना गया, 9 8 जा 72, फिर 9 4 जा 36, 8 5 जा 40, ठीक है। 72 5 जा डायरेक्ट चला जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 20 डिग्री, ठीक है। इस तरह से सभी भाषा बोलने वाले स्टूडेंट हैं, सभी के लिए हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिए। अब आपको बनाना है क्या, पाई चार्ट, ठीक है। चलिए बना देते हैं पाई चार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है। बना देते हैं, चलो पहले से एक सर्कल, पहले से ठीक है। ये एक सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया एक। अब देखो स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये जो एंगल है ना, ये आपको यहाँ पर लोकेट करने हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रेडियस बना देता हूँ। ये बन गया एक रेडियस, ठीक है। अब जो एंगल है सब बना देते हैं एक करके। 200 डिग्री, भाई 200 डिग्री तो 180 से भी ज्यादा आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मिलाऊं यहाँ से, तो 180 डिग्री तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, 200 हो जाए, 20 डिग्री और जोड़ देते हैं। कितना, 20 डिग्री और जोड़ देते हैं। तो एक काम करते हैं, दूसरी तरफ हम सिर्फ 20 डिग्री बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन पे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन इसको कंसीडर यहाँ करूंगा, 200 डिग्री को बनाने के तरीके तो कई है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको एक डॉटेड लाइन बना ली। ये वैसे इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि मुझे 200 डिग्री बनाना है ना। तो 200 डिग्री के लिए 180 डिग्री तो देखो पूरा हो गया। इधर की तरफ मैं 20 डिग्री और ले लेता हूँ। कितना, 20 डिग्री और ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेस लाइन बनाने के लिए ये डॉटेड लाइन बनाई, ये हमारी बेस लाइन मान लेते हैं। और 20 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 20 डिग्री हो गया, यहाँ से देखो 20 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ से हमने मिला लिया। तो ये जो पूरा आएगा ना, कौन सा वाला पूरा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सेंटर है, हाँ, ये जो पूरा होगा, ये एंगल, ये है पूरा हमारा 200 डिग्री, ये हमारा है 200 डिग्री, ठीक है। मैं फिर आपको बताता हूँ। 210 बनाना था, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचनी थी 180 डिग्री की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे शो नहीं करनी थी ये लाइन, तो मैंने डॉटेड लाइन बनाई। इधर ये 20 डिग्री हो गया। हम जो प्रोटेक्टर से 180 खींच सकते थे, तो यहाँ से 20 डिग्री, इतना वाला 20 डिग्री हो गया, ये 180 था, तो 180 प्लस 20 कितना होगा, 200 डिग्री। तो ये जो पूरा पूरा, ये जो, मैं इसको हल्का सा शेड कर देता हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ ना, शेडिंग से, शेड कर नहीं रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट आप जो देख रहे हो, ये हमारा क्या है, हिंदी के लिए है। ये हिंदी स्टूडेंट, हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट थे 40 थे, तो उनके लिए हमारा सेंट्रल एंगल 200 था, तो हमने ये बना दिया। बाकी इंग्लिश के लिए था 60 डिग्री, अब 60 डिग्री बना देते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसमें बेस, उसको बेस मानते हुए सभी का, जैसे यहाँ पर था ये 60 डिग्री, तो हमने ये सेंट्रल से यहाँ पर एक लाइन, मतलब बेस लाइन को मिला दिया सेंटर से। 60 डिग्री इधर देख लेते हैं, बेस लाइन इधर है। अगर बेस लाइन इधर है, तो इधर देखो जीरो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ 180 है, नीचे यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो वाला स्केल कंसीडर करेंगे। तो 60 कहाँ पर है, यहाँ, बस इसको आपको मिला देना है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसके लिए था, इंग्लिश के लिए था, ठीक है, इंग्लिश के लिए था। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, 45 डिग्री किसके लिए था, मराठी के लिए था, ठीक है। तो 45 डिग्री आप बना लीजिए। तो बना लेते हैं 45 डिग्री, इसी को बेस लाइन मानते हैं, सेंटर से सेंटर जोड़ देते हैं, 45 डिग्री बना देते हैं। यहाँ से बेस बनाते हुए, बेस लाइन को जोड़ते हुए 45 डिग्री का होगा हमारा। देखो जीरो किधर है, ये तो जीरो वाला ही हम स्केल कंसीडर करेंगे, तो 45 आएगा 40 और 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसको यहाँ से मिला देना है,
ठीक है, इसको इस तरह से मिला देना। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। और 45 डिग्री सेंट्रल एंगल किसके लिए था? तो 45 डिग्री था मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए, मराठी। ठीक है, चलिए उसके बाद था भाई तमिल के लिए कितना, 35 डिग्री। कोई बात नहीं, 35 डिग्री बना देते हैं। बेस लाइन हम इसी को मानेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे पुरानी बेस लाइन हमारी जो एंगल की जो लाइन है वो हम बेस लाइन कंसिडर करेंगे, सेंटर से सेंटर इसको मिला लेंगे। ठीक है, ये मिला लिए सेंटर टू सेंटर। उसके बाद कितना एंगल बनाना है हमें, कितना था, 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री। 35 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, जीरो हमारा इधर है तो जीरो इधर है, तो 30 और 40 के बीच में 35, थोड़ा सा मिला देते हैं इसको यूँ। तो ये आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आएगा कितना, 35 डिग्री। चलो हल्का सा, ठीक है, ये आ गया 35 डिग्री। ये हो गया 35 डिग्री। और इसका नाम क्या है, कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए था, तमिल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ लिख लेते हैं तमिल। क्लियर। उसके बाद बचेगा ये 20 डिग्री, ऑटोमेटिकली 20 डिग्री ही आएगा, क्योंकि और कोई दूसरा सब्जेक्ट मतलब दूसरा स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है, एक ही बचा 20 डिग्री। और इसके लिए किसकी, ये कौन सी भाषा के लिए है, बंगाली। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। चलिए अब करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंटर है कहां कहां पर रुक सकता है, भाई देखो आउटकम्स आपको वही बताने कहां कहां पर ये रुक सकता है। बी पर रुक सकता है, सी पर रुक सकता है, डी पर रुक सकता है। अब ये ए 2 बार है, पर आप कोई सा भी ए लिखेंगे वो तो ए ही रहेगा, चाहे यहां रुके चाहे यहां रुके, आउटकम तो सेम ही रहेगा ना। तो आप इसके जो आउटकम्स लिखेंगे ना, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूं, इसके आउटकम क्या क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये 4 ही आउटकम रहेंगे। भले ए 2 बार रिपीट है, 4 बार रिपीट होता, 5 बार, तो जितनी बार भी है हमें वो सिर्फ एक बार नाम लिखना है। कौन कौन से आउटकम है, 2 बार ए है हम लिखेंगे एक ही बार, फिर बी है, सी है, डी है, ये 4 हमारे अलग अलग आउटकम्स हैं। ठीक है, चलिए सेकंड, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन को हम एक साथ उछाल रहे हैं। हो सकता है एक में, देखो मैं आंसर डाल देता हूं पहले, हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे वाले कॉइन में टेल आए। ध्यान रखना, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली एक साथ उछाल रहे हैं, एक में हेड आया दूसरे में टेल आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही हेड हेड आ जाए। इसके अलावा कोई पांचवी कंडीशन तो होगी नहीं। अब आप ऐसा तो मत बोलना कि भाई सिक्का जो है सीधे खड़े हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ऐसे केसेस हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो 4 ही केस पॉसिबल हैं कि 2 कॉइन को जब हम उछालेंगे तो ऐसा बन सकता है, एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल, इस तरह से 4 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई का मतलब यहाँ पर है जो लूडो वाली जो डाई होती है ना, लूडो वाली जो डाई होती है उस पर देखो 1 से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस पर एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 4 होता है, एक तरफ 5 होता है, एक तरफ 6। ठीक है, बिंदी बनी हुई होती है उसमें। डाइस में क्या होता है, जो आपने लूडो वगैरह खेला हो तो उसमें लूडो है, सांप सीढ़ी है, वो सब खेला हुआ, तो जो गोटी होती है ना, जो क्यूबिकल शेप की होती है उसमें बिंदी होती है, एक तरफ 1 बिंदी, एक तरफ 2 बिंदी, एक तरफ 3 बिंदी, इस तरह से है। ठीक है, ये वो डाई है। जब उस डाई को थ्रो किया गया तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, भाई देखो यही आ सकते हैं, मैंने तो यहाँ आंसर ही लिख दिया। चलो ठीक है, तो क्या क्या आउटकम्स इसके आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। लेकिन पार्ट फर्स्ट में आपसे ये नहीं पूछा, ये आपको पता होनी चाहिए आउटकम होते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपसे पूछा कि प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं। देखो भाई, प्राइम नंबर आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, बस यही 3 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। एक गलती मत करना, आप 1 को आप प्राइम कंसीडर नहीं कर सकते। 1 ना ही प्राइम होता है, ना ही कंसीडर, ना ही कंपोजिट होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, प्राइम नंबर के आउटकम क्या होंगे, आंसर में यहां लिख देता हूं 2,3,5। ठीक है, चलिए नॉट ए प्राइम नंबर, अब जो बचे उनको लिख देंगे जो प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो 1 आंसर में इसी के आगे लिख देता हूँ, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 प्राइम नंबर थे, 4 ले लेते हैं आगे और उसके बाद लेंगे 6, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 4 और 6 कंपोजिट हैं और 1 को हम कंपोजिट की कैटेगरी में भी नहीं शामिल करते।
चलिए सेकंड, ए नंबर ग्रेटर देन 5, इनमें देखो 5 से ग्रेटर कौन सा है, 6 है, एक ही नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर ना हो, यहां पर ऐसा तो नहीं बोला कि 5 से इक्वल भी ना हो, सिर्फ 5 से ग्रेटर ना हो, मतलब 5 तक ये सब हम यहां लिख लेंगे। ध्यान रखना इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 2 3 4 इतना लिख देते हैं, 5 को लिखना भूल जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं लिख रखा कि 5 से छोटा तो चलो ये है ही सब, 5 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ। नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो, 5 के बराबर तो हो सकता है, इसलिए 5 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसका पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे चांसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस। क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये क्या होता है, वेट करो सब समझाऊंगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब देखो जिसके बारे में बात की जाती है वो कितने हैं वो हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने हैं उसको हम बोलेंगे टोटल कितने वो काउंट करके वो यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है। क्वेश्चन देख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले, उसमें क्या था, तो पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी पर रुकने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, मैं जो अभी आपको सॉल्व करके बताया था वही शीट ले लेता हूँ। ये शीट थी हमारी, ठीक है, यहाँ हमने सॉल्व किया था। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट था इसमें जो स्पिनिंग व्हील था, स्पिनिंग व्हील था, इस पॉइंटर को डी पर रुकने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखो डी कितने हैं यहाँ पर, देखो फॉर्मूला फिर से देख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट करता हूँ, पी, और किसके बारे में, डी के बारे में बात हुई, तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी, इस तरह से ब्रैकेट में डी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब डी यहाँ पर हैं कितने, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। कितने हैं डी, भाई एक ही है, तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह लिखेंगे 1 अपॉन टोटल कितने हैं, भाई देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 5, तो 1 अपॉन 5। क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर बताता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर रुकने की क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, डी कितने हैं, यहां पर देखो डी कितने, सिर्फ एक ही बार है ना, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल कितने नंबर हैं, ये 5 हैं, अपॉन 5। अगर आपसे पूछा जाता कि ए की कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट स्टॉपिंग ऑन, अगर ए लिखा होता तो ए कितने हैं यहाँ पर 2, तो ऊपर हम यहाँ लिखते नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह लिखते 2 अपॉन 5। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यहां पर आपको समझना होगा जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनको ताश के पत्ते बोलते हैं, तो उसमें देखो पूरे उसमें मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा क्या क्या कलर का, कौन से कलर के जो उसमें कार्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी का ही हिस्सा है। ठीक है, चलो तो टोटल हमारे होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड, उसमें देखो 26 होते हैं हमारे रेड और 26 ही होते हैं ब्लैक। ठीक है, 26 रेड होते हैं, 26 ही होते हैं हमारे ब्लैक, और ये 26 फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि नाम इनके अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता दूंगा या फिर अगर वीडियो की साइड में लगा दूंगा। ठीक है, ये नाम अलग अलग होते हैं, ये 13 के ये पत्ते 13 होते हैं, ये पत्ते 13 होते हैं, ये 13 ये 13। अब एस की बात करें तो जो 13 के जो 4 ग्रुप है ना, हर एक में एक एक एस होता है, एस का मतलब इक्का, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, तो टोटल जो 52 कार्ड होते हैं उसमें टोटल 4 पत्ते होते हैं जो कि एस होते हैं यानी इक्का होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस,
तो कितने एस होते हैं एक 52 प्लेइंग कार्ड की जो गड्डी है, 52 कार्ड की वेल शफल डेक है, तो 4 होते हैं। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 होते हैं तो 4 अपॉन टोटल पत्ते कितने 52, 4 अपॉन 52 कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4, 4 13 जा, आंसर कितना आ जाता है 1 अपॉन 13। Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing card equal to 1 upon 13, 1/13। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, ये फिगर सी पार्ट का है, ठीक है। रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी आप निकाल दें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है हमारे रेड, तो यहाँ पर देखो रेड एप्पल कौन से हैं, जो आर आर लिखा है ना ये रेड है, जी से ग्रीन है, ठीक है। तो रेड कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4, 4 रेड एप्पल हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे 4 अपॉन टोटल एप्पल कितने अभी, तो देखो टोटल एप्पल हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटली 7 एप्पल हैं। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड एप्पल 4 है और अपॉन में टोटल लिखते हैं जो कि कितने 7 है। क्लियर, तो 4/7 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। देखो 10 स्लिप हैं, एक स्लिप पर 1 लिखा है, एक पर 2 लिखा है, एक पर 3 लिखा है, इस तरह से 10 नंबर तक लिखे हुए हैं। अब केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखे हुए और उन सबको मिक्स कर दिया, ठीक है। एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक स्लिप पर 1 लिखा, एक स्लिप पर 2 लिखा, एक पर 3, इस तरह से 10 तक हो गए, तो 10 स्लिप हो गई। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब बिना उसमें देखे कि कौन सी हम उठा रहे हैं, रैंडमली उसमें से कोई भी एक स्लिप उठा ली। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, ठीक है। मैं आंसर इन्हीं के आगे लिखूंगा, थोड़ी सी जगह कम रह गई इसमें, कोई बात नहीं, आंसर भी ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। तो मैं फर्स्ट के लिए आंसर लिखूंगा। फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जिसके बारे में बात की जाए उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो गेटिंग नंबर 6, भाई सभी स्लिप पे एक एक नंबर ही तो लिखा हुआ है, तो 6 नंबर की कितनी स्लिप है, एक स्लिप है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्लिप कितनी है 10, तो 1 अपॉन 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम, भाई 6 से कम कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सब 6 से कम है तो 5 हैं, 6 से कम कितने नंबर है 5, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 5 अपॉन 10, ठीक है। नंबर लेस देन 6 की बात करें तो लेस देन 6 कौन से होते हैं भाई, इसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, यही नंबर 6 से कम है तो कितने 5 हैं, तो 5 अपॉन टोटल 10 स्लिप थी, जब 10 स्लिप थी तो अपन में लिख दिया हमने 10, कैंसिल आउट कर दो 5 1 5 5 to 10, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर है, चलिए पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा हो। 6 से बड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई, देखो 7 8 9 10, 4 ही नंबर तो हैं, तो 4 अपॉन 10। फिर से समझिए 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर 10 तक कितने 7 8 9 10, 4 नंबर है तो 4 अपॉन 10, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, आंसर कितना आ जाता है 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5। क्लियर है, तो थर्ड का आंसर आ गया कितना 2 अपॉन 5। लास्ट देखते हैं गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, भाई देखो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 10 जो नंबर है, ये जो 10 है ये हमारा है 2 डिजिट का नंबर, ये क्या है 2 डिजिट नंबर। बाकी 1 से लेकर 9 तक तो सब 1 डिजिट ही है ना, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर जब 9 तक 9 नंबर हैं तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 नंबर हो गए 1 से लेकर 9 तक, 9 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 10 थे तो 9 अपॉन 10, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर। यहां पर देखो अगर हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 तो है ग्रीन सेक्टर, 1 है ब्लू सेक्टर,
1 है रेड सेक्टर। तो देखो टोटल हमारे पास कितने कलर होगा, कलर तो हमारे पास 3 है, अब टोटल काउंट कर लेंगे सेक्टर कितने बन गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर मैं टोटल सेक्टर लिख लूं पहले। टोटल सेक्टर कितने होंगे भाई, टोटल सेक्टर होंगे, देखो 3 तो ग्रीन है, 3 है हमारे पास ग्रीन, तो मैं G3 लिख देता हूं, प्लस 1 ब्लू, 1 है हमारे पास ब्लू, प्लस 1 रेड है, 1 रेड है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको 3 ग्रीन सेक्टर इस तरह से पूरा लिख लेना। तो टोटल सेक्टर हमारे पास 3 + 1 4, 4 + 1 5 सेक्टर है। टोटल कितने हमारे पास 5 सेक्टर हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर क्या आएगा, मैं यहाँ PG इस तरह से लिख रहा हूँ, आप इसको समझना, आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, अब ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ग्रीन कितने हैं भाई, ग्रीन है 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 5 है, तो 3/5 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कलर। ठीक है, 3/5 ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, आप पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो ब्लू ना हो, ब्लू कलर को छोड़ के बाकी कोई भी कलर हो वो सब काउंट उसमें होगा। तो नॉन ब्लू कलर, ये T है प्रोबेबिलिटी, नॉन ब्लू सेक्टर जो ब्लू ना हो, तो ब्लू को छोड़ दो, ग्रीन भी काउंट होगा, रेड भी काउंट होगा, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 अपॉन टोटल, टोटल कितना हो गया 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 4/5 क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, इस तरह से दोनों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 में एक तरह से 2 पार्ट पूछे थे वो हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट्स दे रखे हैं उनकी हमें सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था एक बार देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ये, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिर्फ हमसे इवेंट पूछे थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट्स थे सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट डाल लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में ए और बी 2 हैं, कोई बात नहीं, पहले ए लिख लेते हैं। एक में क्या पूछा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की आने की क्या इसमें पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर हमारे देखो नंबर क्या थे, मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये इतने नंबर थे। अब इन नंबरों में से पूछा कि प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्राइम नंबर कितने यहाँ पर 2 3 5, 3 ही नंबर है, तो 3 नंबर है, तो 3 अपॉन टोटल, टोटल कितने नंबर है, टोटल है हमारे 6, तो 3/6 यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी कि 1/2। ठीक है, तो पार्ट ए में हमसे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो ये कितने थे 3 नंबर थे, तो 3 अपॉन टोटल कितने 6, तो 3/6 कितना हो गया 1/2। चलिए सेकंड पार्ट यानी इसका बी पार्ट देखते हैं। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं थे, अब जो प्राइम नंबर नहीं थे कौन से थे 1 4 6, ये नहीं थे प्राइम नंबर, तो 1 4 6 कितने नंबर है 3 नंबर है, तो 3 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे 6 है, 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर थे ना, तो 3/6 यानी ये भी हमारा, इसका भी आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, तो पार्ट ए में 2 पार्ट पूछे थे, पार्ट ए में 2 थे तो दोनों कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी में, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर कौन से नंबर है भाई, एक ही नंबर है, 5 से ग्रेटर सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, वो कौन सा 6, तो कौन सा नंबर 6 था, तो एक नंबर था, अपॉन टोटल कितने थे 6, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। ये ए पार्ट था। बी पार्ट देखते हैं भाई, बी पार्ट में क्या पूछा था, बी पार्ट में हमसे पूछा था नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा ना हो, 5 से ज्यादा ना हो, तो ये 5 ही नंबर थे ना, 5 से ज्यादा ना हो यानी 5 के 5 तो हो सकता था, तो ये 5 नंबर हो गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आसान सा टॉपिक था। ठीक है, हालांकि
पहले हम इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर को हम पूरा एक सिंगल वीडियो में ही कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को भी हमने इंक्लूड करा है। और हाँ, ये नई एनसीईआरटी है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये वीडियो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लास 8 का अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो सभी चैप्टर को हमने कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस चैप्टर की, और बाकी की प्लेलिस्ट आपको चैप्टर पे आप उस पे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी कैसी भी डाउट, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप कोई सी भी वीडियो पे आप कमेंट कर देंगे, आप मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।